गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। टेस्ट कैसा हो गया? देखो टेस्ट में कुछ तुम्हारा ईएम वेव्स का पोर्शन भी आया होगा, है ना? यस मैम। वो हमने क्लास में तुम्हारे में कवर नहीं किया था, दूसरे बैच में तो कवर हो गया था, ठीक है। तो वो यहाँ पर अब हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा। अदरवाइज मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, ईएम वेव्स की। ओके मैम। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ईएम वेव्स नहीं आता? जैसे स्कूल में कवर हो गया होगा क्योंकि उसमें थ्योरी है सारी चैप्टर में। ईएम वेव्स जिसे नहीं आता, सोनिया को नहीं आता, ठीक है, काफी बच्चे हैं। ईएम वेव्स के अलावा जो टॉपिक्स थे वो हो गए थे क्वेश्चंस पेपर। यस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। दिख रहा है पेपर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो पहला ही क्वेश्चन देखो कैसा आया है। पहला क्वेश्चन ही देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लेक्सिबल वायर bent in the form of a circle is placed in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of the coil. The radius of the coil changes with time as shown in the figure. The induced EMF of the coil. तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है अगर हम कॉइल की रेडियस को चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो ईएमएफ इंड्यूस जब होती है जब हमारे पास फ्लक्स का चेंज हो, है ना। तो फ्लक्स का चेंज बेटा हो रहा है क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है। रेडियस का चेंज मतलब रेडियस चेंज होने का मतलब है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने रेडियस और टाइम का ग्राफ दिया है। तो यहाँ पर रेडियस कैसी है अभी? कांस्टेंट। अगर रेडियस चेंज नहीं हो रही, एरिया चेंज नहीं हो रही, मतलब डी फाई डी टी अभी यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। तो यहाँ पर ईएमएफ जो आनी चाहिए जीरो आनी चाहिए। तो ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता, ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता। उसके बाद देखो तुमने रेडियस को बढ़ाया, रेडियस को बढ़ा रहे हो, इसका मतलब रेडियस चेंज होगी और डी फाई बाई डी टी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो कि हमारा क्या बनाएगा? ईएमएफ बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ईएमएफ बनेगी क्योंकि फ्लक्स का चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, राइट। देखो आप लिखोगे एरिया पाई आर स्क्वायर, तो डी फाई बाई डी टी जब लिखोगे तो ये 2 पाई आर डी आर बाई डी टी यही तो बनेगा। तो यानी डी आर बाई डी टी चेंज होगा तो मतलब ये ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। तो देखो ईएमएफ जनरेट होगी जब, तो अब बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ क्या होगा यहाँ पे? भाई ईएमएफ बढ़ेगी ना, ईएमएफ बढ़ेगी। और फिर जैसे ही तुम्हारी कॉइल, उसके बाद तुम्हारी रेडियस क्या हो गई? देखो उसके बाद कांस्टेंट हो गई रेडियस, और जैसे ही रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा फिर से ईएमएफ कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ईएमएफ को जीरो हो जाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई? यहाँ देखो ये लीनियरली नहीं बढ़ रहा भाई, ईएमएफ तो लीनियरली बढ़नी चाहिए ना। तो यहाँ पर ये लीनियर नहीं बढ़ रहा, तो ये वाला भी गलत हो गया। फिर ड्रॉप सडनली हो गया, ये नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन विल बी मोर करेक्ट? बी ऑप्शन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सेकंड। उसके बाद आता है अपना सेकंड क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिंग वोल्ट। ईएम वेव्स के क्वेश्चन अभी थोड़ा सा रहने देंगे, पहले हम सारे ईएमआई के करेंगे। अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 40 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट, ये भी ईएमआई का है। ये ईएम वेव्स का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार अभी इसको रहने दो, ये भी ईएम वेव्स का है, इसे रहने दो। इन्होंने तो ईएम वेव से ज्यादा पूछे हैं, इसको रहने दो। ये जो भी क्वेश्चन है ये एक लेक्चर में कवर हो जाएंगे भाई। मैंने एक लेक्चर शेयर कर दूंगी ईएम वेव्स का, वहां से आप लोग एक बार देख। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ क्या कह रहा है कि दो कॉइल्स हैं, एक दूसरे को ऐसे फेस कर रही हैं।
कॉइल ए और कॉइल बी, द करंट आई थ्रू ए कैन बी चेंज। इन्होंने बोला है जो ए वाली कॉइल है जिसमें करंट इस तरीके से जा रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हो समय के। तो बी में क्या होगा, तो देखो दो पहले वाला ऑप्शन को देखते हैं। पहले कह रहा है कि अगर आई का करंट इंक्रीज किया जाता है तो ए और बी में रिपल्शन होगा, ये ऐसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा सारा का सारा क्या लगेगा, लेंज लॉ, ठीक है, लेंज लॉ लगाएंगे कि अब आप बताओ अगर बेटा ए का करंट बढ़ा रहे हो तो ए की वजह से, पहले मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड ए की वजह से कैसे आ रही है, ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे घुमा दोगे तो थंब इधर की तरफ आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ऐसे Yes, ma'am. थंब से ऐसे घुमा दो तो थंब नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब इस बी वाली कॉइल पे देखो, अब बी वाली कॉइल में क्या होना चाहिए, अगर इसका करंट बढ़ रहा है ए वाली कॉइल का, मतलब ए वाली कॉइल का फ्लक्स बढ़ेगा, तो बी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो इस तरीके से करंट को इंड्यूस करेगी कि तुम्हारा नेट फ्लक्स क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड घटना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड घटना चाहिए तो वो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना है तो कैसे, किस डायरेक्शन में करनी पड़ेगी भाई, इसको कैसे करना पड़ेगा बताओ, अपने थम्स को कैसे घुमाना पड़ेगा, थंब इधर आना चाहिए इस तरीके से, करंट बाहर की तरफ आना होना चाहिए ना, ऐसे देखो ऐसे आ रहा है ना, एक सेकंड। Yes, ma'am. एक सेकंड। एक बार इनकी डायरेक्शंस को दोबारा बना लेते हैं। देखो इसमें लेंस लॉ लगाना है, ए में जिस डायरेक्शन में करंट है ना, ए की डायरेक्शन में करंट देख लो आप कैसे जा रहा है, आगे से ऐसे बैकवर्ड की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, अगर मैं ऐसे राइट हैंड थंब रूल लगाती हूँ इस नेगेटिव एक्सिस में जा रही है। अब ये वाला जो फ्लक्स होगा ये समय के साथ चेंज होगा, जो बी वाली कॉइल का फ्लक्स लिंकअप करेगा उसमें भी चेंज होगा, इसका मतलब बी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके से जनरेट होगी कि ए वाले कॉइल का जो फ्लक्स बढ़ रहा है, देखो करंट इंक्रीज हो रहा है, तो करंट के इंक्रीज होने से फाई इंक्रीज होगा, तो बी वाली कॉइल का जो फाई होगा, बी वाली कॉइल का जो ईएमएफ होगा ना, ईएमएफ ऑफ कॉइल बी, वो क्या कहेगा, इस फाई को बढ़ने मत दो, इस फाई को डिक्रीज करो। तो इस फाई को डिक्रीज करने के लिए करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराना पड़ेगा भाई, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ रही है तो ये इंड्यूस करके मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ले आएगा। Yes, ma'am. इसको मैग्नेटिक फील्ड को कैसे करना है देखो, ठीक है। तो यानी इन दोनों कॉइल में जो करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हमने पढ़ा है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में अगर हमारे पास करंट फ्लो करता है तो अट्रैक्शन होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो रिपल्शन होता है। तो करंट को इंक्रीज करने पर हमारे पास यहाँ क्या होगा, रिपल्शन होगा। Repulsion यहाँ होगा. पर सिर्फ लेंज लॉ लगाया है, आपको बस इतना सोचना था, अगर डायरेक्शन भी नहीं निकाल पा रहे ना, बस आप ये निकाल लेते कि बी ए वाले में जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी वाला उसका अपोज करेगा, और उसका अपोज कराने के लिए इस करंट का जो डायरेक्शन है ना वो इससे अलग होना चाहिए, है ना, इससे अलग होना चाहिए। तो अलग होना चाहिए मतलब दोनों रिपल्सिव हो जाएंगे। Repulsion. Yes, ma'am. सेवंथ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी थ्रू ए स्विच। एक इंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया एक स्विच के द्वारा। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर इज मच लार्जर। ये कह रहा है कि जब आप ईएमएफ ना बहुत ज्यादा इंड्यूस तब होती है जब आप स्विच को ओपन करते हो, एज कंपेयर टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। देखो ईएमएफ कब इंड्यूस होगी, जब तुम्हारा करंट 0 to I जाएगा तब भी, और एकदम I से 0 होगा तब भी। अब यहाँ है इंडक्टर सर्किट में, यहाँ पर है इंडक्टर। अब मान लो तुम्हारे पास ये बैटरी है कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, सर्किट में करंट 0 to I। अभी बोल रहा है कि एकदम से जब आप ईएमएफ क्या इंड्यूस होगी, जब ज्यादा होगी जब स्विच को आप ओपन करेंगे, ठीक है।
ओपन का मतलब क्या होता है, आपने सर्किट हटा दिया, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा, एज कंपेयर टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। तो ये सही है कि गलत है बताओ? स्विच को जब आप मैम क्लोज सही है। करते तो कम होगी। देखो सही है मैम। तुम्हारा सर्किट अभी, अगर तुम्हारा यस। सर्किट इनिशियली ओपन है, ठीक है, अभी सर्किट ओपन कंडीशन में है, जब आप इसको क्लोज कर दोगे, तो क्लोज करोगे तो सर्किट में करंट एकदम से 0 टू आई नहीं होगा। भाई अभी ओपन है, जैसे ही आपने क्लोज किया सर्किट को, तो करंट एकदम से 0 टू आई नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, करंट को अपोज करने की। तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना, तो इसका मतलब जो फ्लक्स में चेंज होगा, होना होगा, वो भी मैक्सिमम नहीं हुआ होगा, क्योंकि भाई करंट पूरा आई मैक्स नहीं जा रहा ना एकदम से, सडनली 0 टू आई मैक्स नहीं हो रहा करंट, क्योंकि इंडक्टर अपोज कर रहा है। तो इंडक्टर के अपोज करने की वजह से सर्किट में करंट आई मैक्स नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो फ्लक्स चेंज होना था ना, जो फ्लक्स का चेंज होना था ड्यू टू द चेंज ऑफ आई, समझ रहे हो, फ्लक्स का चेंज होना था किसकी वजह से, आई के चेंज होने की वजह से, बट आई कंप्लीटली मैक्सिमम नहीं हो पाया, मतलब आई का जो चेंज है वो मैक्सिमम नहीं हो पाया। इसका मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो क्या होगी, वो भी कम होगी, कम होगी ना इंड्यूस। लेकिन यस जब मैम। मान लो तुम्हारा सर्किट ऑलरेडी क्लोज्ड है, अब सेकंड केस क्या है, जब सर्किट ऑलरेडी क्लोज्ड है, क्लोज्ड है। करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें। अब आई करंट फ्लो करते ही तुमने क्या किया, सर्किट को ओपन कर दिया, तो सर्किट ओपन करते ही क्या होगा भाई, सप्लाई हट गई यहाँ से करंट की, तो करंट एकदम से आई से 0 हो जाएगा, इंडक्टर इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, भाई करंट हट ही गया वो तो इसमें कह रहा है कि तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, सही हो गई, यस मैम सही है। ट्रू हो गई। सेकंड क्या हो जाएगी, व्हेन द स्विच इज ओपन द करंट सडनली ड्रॉप्स टू 0, सही कह रहा है, जब स्विच को, व्हेन स्विच इज ओपन, यस मैम। एकदम से ओपन कर दोगे स्विच को तो करंट 0 हो जाएगा, बट व्हेन द स्विच इज यस मैम। क्लोज्ड ड्यू टू द फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, भाई बिल्कुल, द करंट डज नॉट सडनली बिल्ड अप टू द मैक्सिमम वैल्यू। बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एकदम सही है। यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है, यहाँ पर भी देखो लेंस लॉ है, ये भी लेंस लॉ का क्वेश्चन है। एक शीट है मेटल की, मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, विच चेंजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है 0 से मैक्सिमम होती है, ठीक है। द इंड्यूस्ड करंट आर सेटअप इन द डायरेक्शन, तो इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में जो ये दिखा हुआ है, ये इंड्यूस्ड करंट है। तो ये पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखो जो इंड्यूस्ड करंट सेटअप हुआ है, वो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा भाई, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। इसका मतलब अपोज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैक्सिमम हो रही है तो इंड्यूस्ड करंट इसको क्या करना चाहेगा, मिनिमम करना चाहेगा, क्योंकि मिनिमम अपोज करना चाहिए। मिनिमम करना चाहेगा, तो ये इसीलिए ये इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, अब ये एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने लिए घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, इनसाइड। तो लेकिन जो ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आई है, ये कौन सी आ रही है, ये तो इंड्यूस्ड वाली है, क्योंकि इंड्यूस्ड यस करंट की मैम। वजह से आई, वो तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आई, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन, है ना, वो कौन सी आई, इनवर्ड्स। तो इसका मतलब जो ये 0 से मैक्सिमम हो रही है, ये कौन सी वाली होगी, आउट ऑफ द प्लेन वाली। आउट ऑफ प्लेन वाली। समझ में आया क्या कह रही हूँ मैं, यस मैम। राइट। ये जो करंट दिया हुआ है, ये इंड्यूस्ड करंट दिया हुआ है, इस इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ आ रहा है भाई, वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये अपोज कर रहा होगा इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो वाली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, आउट ऑफ द प्लेन। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है। यस मैम। हाँ बोलो, हाँ जी, ये भी ईएम वेव्स का है, ये भी ईएम, इतना ईएम वेव्स क्यों दे दिया, ये भी ईएम वेव्स का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, 12th बताओ हो गया था, 12th। नो मैम नहीं हो पाया था। अच्छा देख लेते हैं, एक लूप है एबीसीडी जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है तुम्हें 4 टेस्ला, द लूप इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, यहाँ पर जो लूप है ये 8 ओम से कनेक्टेड है।
करंट जो फ्लो कर रहा है लूप में बेटा 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, मतलब करंट भी बता दिया उन्होंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इफ द लूप हैज रेजिस्टेंस 4 ओम, इसके पास 4 ओम का रेजिस्टेंस भी है। तो यानी देखो इफेक्टिव, अगर मैं लेंथ की बात, यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ तो इंड्यूस होगी। ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है भाई मूविंग केस में? बी एल वी, है ना। मूविंग कंडक्टर्स में बीएलवी का ईएमएफ इंड्यूस होता है। एल कौन सी होती है? इफेक्टिव लेंथ। तो करंट किसके बराबर हो जाएगा? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। भाई करंट किसके बराबर हो जाएगा? ईएमएफ ऑफ अपॉन रेजिस्टेंस। करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ भाई? दोनों सीरीज में हो जाएंगे ना ये Yes, वाला ma'am. 8 और ये वाला 4, ये 8 और इसका 4 एक साथ ही तो हो गया। तो रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा 8 + 4 12। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से लिखोगे मैम 8 + 4 कितना आया? 12। 12. ईएमएफ, अच्छा इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं दिया हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हो बीएलवी करके, Yes, ma'am. या तुम वैसे भी निकाल सकते हो बीएलवी से भी निकाल सकते हो। इफेक्टिव लेंथ निकालनी है। इफेक्टिव क्या हो जाएगी? देखो एल इफेक्टिव मैंने क्या बोला था? मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ सब परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये वाली जो लेंथ है एडी की, अगर मैं इसका ये वाला परपेंडिकुलर पोर्शन निकाल लूं, देखो ये वाला हो जाएगा। एडी की लेंथ कितनी दे रखी है? 30। ये हो गया 30 cos 37 डिग्री। ये हो जाएगा कौन सा? 30 sin 37 डिग्री। तो मेरी यहाँ से जो इफेक्टिव लेंथ आई वो कौन सी आई? यही वाली ना। कॉस वाला, इसका साइन प्रोडक्ट देखो, मेरे बात यहाँ ध्यान से देखो, ये वाली डीसी तो इस वेलोसिटी के अलोंग आ रही है लेंथ, तो इसकी वजह से कोई ईएमएफ नहीं जनरेट होगा। एबी के अलोंग आ रही है ये वेलोसिटी, इसके अलोंग कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। किसके अलोंग होगा? बस एडी के। तो एडी का कौन सा पोर्शन लेना पड़ेगा? एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव क्या होता है? जो वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर के लिए एडी का ये वाला कॉम्पोनेंट लोगे ना, और ये एडी का कौन सा कॉम्पोनेंट बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। एल इफेक्टिव हो जाएगा एडी का साइन 37, राइट, इनटू वेलोसिटी, करेक्ट। ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा? देखो एक तो इक्वेशन बन गई ये ईएमएफ की, तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? V = IR। करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है? 12। तो पोटेंशियल कितना आया? 24 वोल्ट। तो यही 24 के बराबर है। 24 किसके बराबर है? बीएलवी के। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 4 टेस्ला, एडी की वैल्यू 10 नहीं, एडी की वैल्यू 30। साइन 37 कितना होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, ठीक है, इनटू वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी नहीं आ जाएगी यहाँ से? मैम आ जाएगी। आराम से निकाल लोगे, बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। इजी था ये तो, बस बीएलवी लगाना था और एक V = IR दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन से बना के कर देते थे। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 13 बताओ क्या कह रहा है? देखो, एक कंडक्टिंग बैंड इज elasticide band is around a spherical balloon. Its plane passes through the center of the balloon. A uniform magnetic field is directly perpendicular to the plane of the band. Magnetic field perpendicular है to the plane of the band. Air is let out the balloon at cm³ second inverse. मतलब एयर जो है इस बलून से इतने रेट से बाहर आ रही है, तो cm³ मतलब ये वेलोसिटी वो दिया हुआ है तुम्हें, वॉल्यूम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये dv/dt क्या है? वॉल्यूम का चेंज 100 cm³ second inverse। तो कह रहा है कि व्हेन द रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, जब रेडियस इतना हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ इस बैंड में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, है ना। ये बैंड भाई कोई एक बैंड है जिसमें से एयर निकल रही है बाहर की तरफ, तो एयर बाहर की तरफ निकल रही है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस के लिए पूछ रहे हैं कि कितना होगा। भाई तुम्हारे बलून का एरिया चेंज हो रहा है ना, बाहर एयर बाहर आ रही है तो एरिया चेंज हो, हाँ, तो वही पूछा है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस हो जाएगा। बलून का वॉल्यूम कम हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का के बीच में एरिया वेक्टर, एरिया चेंज होता रहेगा। तो यानी एरिया चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगी, और उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ जनरेट होगा। वही ईएमएफ इन्होंने पूछा है। कैसे निकालोगे भाई?
हमें पता है कि हमारे पास फ्लक्स का एक ही फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, अब देखो इन्होंने एरिया, अगर मान लो मैं कोई बलून भी बनाती हूँ कि हमारे पास ये बलून है, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बलून इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बेंड। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे आउटवर्ड्स होगी, है ना। अब भाई एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा इसका, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे बाहर की तरफ आता हुआ होगा ना। अच्छा, यस मैम। आउटवर्ड से ले लो, अंदर की तरफ भी, या तो 180 का एंगल बनाएंगे या 0 डिग्री। तो एरिया वेक्टर देखो बाहर की तरफ आएगा, तो एरिया वेक्टर बाहर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है इस तरीके से। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है बेटा यहाँ पे cos 0 डिग्री। तो फाई सीधा सीधा BA आ गया। मैग्नेटिक फील्ड तो इन्होंने बोला ही है कि यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब अगर फ्लक्स चेंज करनी है तो एरिया चेंज हो रहा होगा, और एरिया कितना होता है भाई बलून का, πr²। अब इसको Yes, फ्लक्स ma'am. को चेंज निकालोगे d∅dt करेंगे टाइम के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 2 का कितना हो जाएगा 2r dr/dt, यही बनेगा। हाँ, Yes, yes, ma'am. dr/dt ये बनेगा। ठीक है, रेडियस दी हुई है कि हमें जब रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाए तब बताओ, लेकिन हमारे पास dr/dt नहीं है, हमें dr/dt ना देके इन्होंने क्या दे दिया, देखो वॉल्यूम का चेंज दे दिया। तो वॉल्यूम कितनी होगी भाई तुम्हारे स्फेरिकल बलून की, 4/3 पाई r³। Yes, ma'am. तो वॉल्यूम का चेंज दिया हुआ है टाइम के साथ, तो इसका चेंज निकालो, देखो 4/3 पाई 3 आगे r², r का करोगे dr/dt, 3 से 3 कैंसिल हो गया, dv/dt 100 दिया हुआ है, ये हुआ 4 पाई r² dr/dt। यहां से dr/dt मिल गया 100/πr²। हाँ भाई मिल गया कि नहीं मिल गया, dv/dt Yes, ma'am. dr/dt 100/πr²। तो यहाँ पे रख दो d∅/dt इज इक्वल्स टू b 2 पाई r, dr/dt हो गया तुम्हारा 100/4 पाई। देखो ये रेडियस सेम रहने वाली है जो भी है r²। ठीक है, ये हो गया, कर सकते हो अब आगे सॉल्व। r से एक r कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 100, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, तो 100 हो गया, 2 पाई v हो गया। अच्छा 2 पाई से ये कैंसिल कर दो ना, 2 पाई से ये कट जाएगा, तो अपॉन में यहाँ बचा 2 और एक बचा यहाँ पे r की वैल्यू विच इज 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻²। ये सॉल्व कर लो, ये 2 से ये Yes, 50 में कट जाएगा, है ना। यही वैल्यू बनेगी ना। एक चीज और देखना बेटा, ये जो हमारा वॉल्यूम का चेंज है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको मीटर क्यूब में एक बार कर लेना। 100 को सेंटीमीटर करोगे तो 10⁻⁻6 लगाना पड़ेगा साथ। तो देख लो विच ऑप्शन इज करेक्ट। Ma'am, 12.5. बस अब कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना, सी ऑप्शन ये भी है। तो हमने स्टार्टिंग से देखा कि फ्लक्स निकालना है, बी ए होगा, यानी टाइम के साथ चेंज करना पड़ेगा, तो 2 dr/dt आ गया कि भाई अब dr/dt कहाँ से लाए, तो वॉल्यूम के चेंज से dr/dt को निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। तो पेपर इजी था बहुत। ये बताओ 15th कैसे किया। The inductor L1, L2 are connected in parallel and a time varying current flows through each of them equals to I1 and I2. The ratio of I1 and I2 पूछा है, क्या होगा। मैम अगर इंडक्टर लगे हो या पैरेलल में, तो जो उनकी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो सेम होगी। क्यों, सेम क्यों होगी भाई, पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम रहेगा, है ना, तो पैरेलल में ईएमएफ जो भी इंड्यूस होने वाली है वो भी सेम ही रहने वाली है। और ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास,
माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो यानी दोनों में ईएमएफ सेकंड वाले केस में माइनस एल डी आई टू बाई डी टी, ये दोनों बराबर होने वाली है। ठीक है, तो इंडक्टर भी अलग अलग है, सॉरी L1 और ये L2। तो यहाँ से L1 अपॉन L2 किसके बराबर होने वाला है, DI1 अपॉन DI2 के। मान लो किसी पॉइंट पर उनमें करंट मैक्सिमम भी होगा, तो ये DI बाई डी टी हम मान लेते हैं मैक्सिमम करंट, तो ये I2 बाई I। तो I1 बाई I2 का रेशियो पूछा है, तो क्या हो जाएगा L2 अपॉन L1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही है। 16th Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताओ, 16th बताओ। Yes, ma'am. 16th बताओ। 750 16th को कैसे करोगे? अच्छा, ये भी डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये भी ईएम वेव्स में जाएगा। 17th बताओ, हो गया था क्या? देखो कितना इजी है। जब भी हमारे पास कोई भी रोटेटिंग मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है, उसका ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है? देखो क्या, एक कंडक्टिंग डिस्क है, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस इन परपेंडिकुलरली यूनिफॉर्म एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये डिस्क घूम रही है ओमेगा से। कैसे घूम रही है? अबाउट इट्स एक्सिस इन परपेंडिकुलर, मतलब अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है वो। ठीक है, रेजिस्टर दिया हुआ है आर, जिसको हमने उसके सेंटर और रिम के बीच में लगाया है। ठीक है, सेंटर और रिम के बीच में, ये इसका एग्जैक्टली रिम होगा। द रेडियस ऑफ द डिस्क इज 5 सेंटीमीटर। देखो ये मैंने तुम्हें क्लास में इस तरीके से कराया था कि ये सेंटर है और सेंटर और रिम के बीच में एक ये लगा हुआ है रेजिस्टेंस आर। ठीक है, और ये इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ये सेम वही चीज है एग्जैक्टली। ये इसका रिम हुआ और ये सेंटर परपेंडिकुलरली अपने ओमेगा से घूम रहा है। तो इन्होंने पूछा है क्या करंट बताओ। तो करंट के लिए सबसे पहले हमें पता है यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होती है। कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है भाई इस केस में? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, यही ईएमएफ इंड्यूस होती है। देखो Yes, फॉर्मूले ma'am. भाई, ओ और ये रिम के बीच में जो ईएमएफ आएगी वो इतनी आती है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये ईएमएफ आ गई। ईएमएफ आने के बाद अब क्या करने का? करंट निकाल देने का। करंट क्या हो जाएगा? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। देखो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, ओमेगा भी है, लेंथ भी दे रखी है तुम्हें, रेडियस दी हुई है ना, और यही रेडियस यहाँ पे लेंथ बन जाएगी। ठीक है, बस अपॉन में रेडियस कितना, ये तुम्हारा आर यानी रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो जाएगा किसके बराबर? 1 ओम के बराबर। सारी वैल्यू गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड ओमेगा एल सब गिवन है। बताओ किसी को Yes, समझ ma'am. में नहीं? ईएमएफ का भाई गिवन है ना, हाफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? देखो 0.10 टेस्ला। लेंथ क्या बन जाएगा तुम्हारा? रेडियस, 0 से a के बीच में रेडियस ही तो लेंथ है। रेडियस कितनी दी हुई है? 5 Yes, ma'am. सेंटीमीटर। 5 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर कर देना, ये आ गई ईएमएफ। ठीक है, -2। अच्छा ये तो स्क्वायर है, प्लस ये हो गया। इस वैल्यू को डिवाइड कर दो किससे? 1 से। तो 1 से क्या ही करना, ये ईएमएफ हो जाएगा। ठीक, सही है। Yes, ma'am. 5 5 25 इंटू 10⁻²। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 5 6, 10⁻6 लिख दो, इसको हटा दो, और इसको क्या लिख सकते हो? 2/25 को 12.5 आएगा। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू शायद गलत लिख दी क्या? ओमेगा नहीं लिखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ओमेगा रह गया ना, ओमेगा की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करी। ओमेगा 40 है, ओमेगा भी यहाँ पर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 चौके 100, तो यहाँ पे ये 100 और एक 100 ऐसे लगेगा, 10⁻6। कितना आंसर आ गया हमारा? अच्छा फिर ये 1/2 भी तो है, तो ये इंटू 40 में लगेगा 1 सेकेंड।
तो इसको ही मैं 2 से 20 कर दूं, 25 दूनी 50 हो गया ये 50। ठीक है, तो 50 यहाँ से हट जाएगा तो 5 मिली एम्पियर ऑप्शन बनेगा। बस वैल्यूज पुट करनी थी और कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। 18th बताओ। 18th भी देखो सारे क्वेश्चंस क्लास में कराए हुए हैं, अगर तुमने क्लास में नोट्स भी पढ़े होंगे तो भी कर दिया होगा। एक कॉपर रिंग है कट सच दैट, देखो अगर कट है तो इसका मतलब क्या है, ये लूप ही नहीं बना रहा है, इसमें आई की वैल्यू कितनी है, 0। ये Zero. नहीं, करंट 0 है। Zero. मैंने तुम्हें सिखाया था प्रॉपर केस के लिए कि अगर हम इसको ड्रॉप कराएंगे तो क्या होगा, तो दोनों केस में ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन आती थी वो लेस देन जी होता था, है ना। एक्सेलरेशन दोनों केसों में लेस होता था, चाहे ऐसे कर दो या उसको यहाँ बना दो। बट यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इसको ओपन रख दिया, ओपन कर दिया मतलब करंट ही 0 है। करंट ही 0 होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसी फिर जैसा इसमें ग्रेविटी की वैल्यू जितनी है उतनी ही रहेगी। एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पर, जी के बराबर। बराबर हो जाएगी। यस मैम। ठीक है, कोई करंट नहीं आएगा जिसकी वजह से इंडक्शन बनेगी ना, करंट की वजह से बनती है वही। करंट ही तो अपोज और रिपेल कराते हैं, करंट की वजह से तो अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी, वो करंट ही नहीं है तो रिपल्शन और अट्रैक्शन भी नहीं होगी, तो ग्रेविटी के बराबर ही हो जाएगा। 9th बताओ। ये मैंने तुम्हें सिखाया ही हुआ है, ए और बी में डायरेक्शन निकालना। कंसिडर द सिचुएशन इफ द करंट आई इन द लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज इंक्रीज्ड एट ए स्टडी रेट, द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप ए एंड बी। ये ए एंड बी में कैसे लूप बनेगा, पहले ये देखो, इसकी वजह से मैग्नेटिक, इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनवर्ड्स, इस वायर की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी आउटवर्ड्स। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, थंब की अपने थंब को इस करंट की डायरेक्शन में रखो तो अंदर की तरफ बी पे जा रहा है, आउटवर्ड ए की तरफ आ रहा है। अब देखो करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब जो यहाँ करंट इंक्रीज होने की वजह से बी पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ऐसी बनेगी कि इस अनवर्ड को अपोज करेगी, यानी बी में जो मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहेगा वो बनाना चाहेगा आउटवर्ड्स की तरफ। तो आउटवर्ड्स की तरफ यानी कैसे बनेगी, आउटवर्ड कब आएगी, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बी में करंट कहाँ बना, एंटी क्लॉकवाइज। आ रही है चीजें समझ में। फिर ए में कहाँ हो जाएगा भाई, ए में कहाँ हो जाएगा, ए में करंट आउटवर्ड है और ये करंट जो है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब इसकी वजह से जो आउटवर्ड तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये आउटवर्ड को घटाना चाहेगी, घटाना चाहेगी मतलब खुद का ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा जो इनवर्ड होगा। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इन ए और एंटी क्लॉकवाइज इन बी। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ऑप्शन देखना एक बार इसका कितना है, 19th का ए, सही। ए ऑप्शन में। हाँ, ईएम वेव्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, ईएमआई से ज्यादा तो ईएम वेव्स आ रहा है। ठीक है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट करंट, फ्लक्स डेंसिटी, ये 22वां कर सकते हो। 22वां किया था, क्या कह रहे हैं, एक कॉइल है जिसमें 40 टर्न है, एरिया इतना है, इज सडनली रिमूव फ्रॉम ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई कॉइल थी बेटा जिसमें 40 टर्न्स लगे हुए थे, ठीक है, इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव कर दिया। इट इज ऑब्जर्व दैट द चार्ज फ्लोज इनटू द कॉइल, इतना चार्ज फ्लो होता है कॉइल में जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव करते हो। मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव किया है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हुई है। ठीक है, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट भी पैदा हुआ होगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉइल में चार्ज पैदा हुआ है, चार्ज इन्होंने बताया है, चार्ज फ्लो हुआ है मतलब करंट ही जनरेट हुआ है। चार्ज के टर्म्स में इन्होंने बताया है कि इतना चार्ज आया है, कॉइल का रेजिस्टेंस इतना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछ रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, बी।
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर आपसे बी पूछी जा रही है कि बी कितनी टेस्ला में है ना, देखो समझ में भी ना आए तो टी किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी बोल दिया। तो बी पूछा जा रहा है, कैसे निकालोगे भैया आप बताओ। हाँ, आप कहोगे फ्लक्स का चेंज हुआ है, फाई है ना, फ्लक्स का चेंज, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, पहले मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी भाई, अच्छा भाई ये वो ही नहीं दे रखी, मतलब जो भी होगी फाइनली मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। ठीक है, तो यानी फ्लक्स किसके बराबर था इनिशियली, इनिशियली फ्लक्स था बी ए के बराबर, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो यानी इनिशियल फ्लक्स हो गया एन बी ए। फाइनली फ्लक्स कितना हुआ, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी तो फाइनल फ्लक्स 0 हो गया। बट हमें फाइनल फ्लक्स से कोई लेना ही देना नहीं है, हमें जब इंड्यूस चीजें करानी होती है तो हम चेंज देखते हैं। तो चेंज किसके बराबर हुआ, यहाँ पे आप लिखोगे डी फाई बाई डी टी, किसके बराबर हुआ, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, तो यानी सिर्फ एन ए वी ही आया, फाइनल तो 0 है ना, तो यही तो फ्लक्स का चेंज है डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी क्या होता है बताओ, फ्लक्स का चेंज होगा तो वो ईएमएफ जनरेट करेगा, ईएमएफ डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी किसके बराबर होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, ईएमएफ के तो बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ईएमएफ जनरेट हुई कितनी, एन ए पी, तो ये तो हमारी ईएमएफ है, लेकिन हमें आप ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, चार्ज, ये चार्ज इतना प्रोड्यूस हुआ, तो चार्ज को कैसे लिख सकते हो ईएमएफ से, करंट निकाल ले, ईएमएफ से हम करंट निकाल सकते हैं कितना, ईएमएफ आया एन ए बी अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये करंट आ गया आई की वैल्यू, और आई को क्या लिख सकते हो भाई, क्यू बाय टी, ये लिख सकते हो क्यू बाय टी। चार्ज गिवन है, ठीक है, उस सेकंड के लिए, तो करंट आ जाएगा, इस आई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। भाई डी फाई बाई डी टी तो लिखा है एन ए बी के बराबर है, फाइनल 0 हो गई तो ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट, करंट किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। इन्होंने करंट ना देके तुम्हें क्या दे दिया, चार्ज, तो इन्होंने क्या बोला कि उसी इंस्टेंट पे जो चार्ज आया वो इतना आया 2.0 इंटू 10⁻⁻⁻, तो हमने पर सेकंड का निकाल लिया कि उससे उतने सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करके गया, भाई इतना चार्ज फ्लो करके गया, कितना 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴, टी की जगह 1 सेकंड लिख लो, ये यहाँ पर आई बन जाएगा, तो आई की वैल्यू लिख दी 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴, नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हारे पास 40 है, एरिया तुम्हें दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻⁴, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, अपॉन में रेजिस्टेंस दिया हुआ है 80, सारी चीजें गिवन है, बस बी की वैल्यू रखनी है, बताओ सही है कि नहीं। हाँ, यस मैम। सीधा सीधा बस चेंज निकालना था फ्लक्स का। 23 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है, एक लैबोरेटरी में एक फिजिसिस्ट वर्क कर रहे होते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला होती है। अब वो बोल रहे हैं उन्होंने एक नेकलेस पहना होता है जिसका एरिया इतना है, इन सच ए वे दैट द प्लेन ऑफ द नेकलेस इज नॉर्मल टू द फील्ड। इसका मतलब ये है कि जो उस नेकलेस का जो प्लेन है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल बन रहा है उसका नेकलेस का प्लेन, ठीक है, समझ गए, परपेंडिकुलर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैग्नेटिक फील्ड का अगर उसका प्लेन देखो मान लो हमारे पास 3 ही तो प्लेन होते हैं, ये अपना कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, मान लो अपना जो नेकलेस है अपनी मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं कि ऐसे आउट जेड वाले प्लेन में है इनवर्ड्स, ठीक है, तो इस जेड के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा भाई, एक्स वाई प्लेन, यानी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा जो वो नेकलेस का जो सर्कल है वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, तो नॉर्मल हो गया ना उस फील्ड के, तो लेकिन इसका जो आउट एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा भाई, बाहर की तरफ, मान लो बाहर की तरफ होगा, तो या तो एंगल इस केस में 180 बनता है बेटा या 0 डिग्री बनता है, ठीक है, एंड हैविंग ए रेजिस्टेंस 0.01 ओम,
रेजिस्टेंस भी है उसके उसके नेकलेस के पास। कह रही है बिकॉज ऑफ द पावर फेलियर द फील्ड डिकेज टू 1 टेस्ला। यहाँ पर फील्ड 1 टेस्ला डिके हो जाती है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही होगी इसके नेकलेस के जो सर्कल होगा, उस नेकलेस के सर्कल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी वो अचानक से कम हो जाएंगी। कितनी? 2 टेस्ला से 1 टेस्ला कम हो गई। कितने सेकंड में? इतने सेकंड में। तो कितना इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा है आप हीट बता दीजिए कितना प्रोड्यूस हुआ होगा। फाइंड द हीट। कैसे निकाल सकते हो हीट को? हीट का फॉर्मूला एक ही होता है क्या? आई स्क्वायर आर टी। भाई हीट का फॉर्मूला यही बनाया है मैंने, इसके अलावा तो और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। इसका मतलब तुम्हें आई निकालना है करंट। तो करंट कैसे निकालोगे? पहले ईएमएफ इंड्यूस्ड, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ईएमएफ कितना जनरेट होगा भाई? आप लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो एरिया तो कांस्टेंट है, dB/dt करना पड़ेगा ईएमएफ के लिए। एरिया एज इट इज dB/dt कितना चेंज हुआ है देखो, 2 - 1 1 अपॉन इतने सेकंड में। एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया ईएमएफ। बताओ भाई यही तो होगा ईएमएफ। Yes, ma'am. देखो यहाँ देखो दोबारा देखो, इसमें तो इस पेपर में तुम्हारे ईएमएफ ईएमआई के तो सारे क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने चाहिए थे भाई। आज देखो हम सबसे पहले ईएमएफ निकालेंगे। हमारे पास ईएमएफ का क्या फॉर्मूला है? d∅/dt। फाई में मैंने एरिया बाहर लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है dB/dt। कितना चेंज हो रहा है? 2 - 1 अपॉन में कितने समय में? 10 - 3। तो ये ईएमएफ आ गया भाई क्या? एरिया अपॉन 10 - 3। करंट कितना हो जाएगा? एरिया कितना दिया हुआ है देखो 0.01। तो 0.01 0.01. 10⁻³ अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 0.01। इससे ये कट गया तो करंट कितना आया? 10⁻³ आ गया। 10⁻³ करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू आई 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये करंट आ गया। वैल्यू रख दो यहाँ पे 10 आई स्क्वायर की, 10⁻³ का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है? 0.01। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? सॉरी टी क्या है? टाइम। कितने टाइम में? 10⁻³ टाइम। क्या आ जाएगा आंसर? देख लो कितना आंसर आ जाएगा। ये 10⁻⁶, ये 10⁻², ये 10⁻⁻3, यानी 10 आ गया ना, सिर्फ 10 जूल। तो यहाँ पर आंसर लिख दो 10 जूल। बस इतना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट 5 दे दिया तुम्हें, ईएमएफ पूछा है, d∅/dt करना है बस। हाँ भाई Yes, ये ma'am. d∅/dt होगा बस, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन है बस। तो 10t + 2, तो t 1 है तो कितना आंसर है? t की वैल्यू 1 रख दो, कितना आ जाएगा? 12। तुम लोग इन क्वेश्चन से Right. डरते हो, सबसे इजी तो यही है। देखो कितने इजी है, इंटीजर बेस। बच्चों ने इंटीजर क्वेश्चंस का हाइप बना रखा है। इंटीजर क्वेश्चंस बहुत इजी निकल आते हैं कई बार। 25 क्वेश्चन तुम्हारा ईएम वेव्स का है तो वो अभी तुम नहीं कर पाओगे। बताओ 40 मिनट का भी पेपर नहीं था बेटा ये। 15 सवाल 40 मिनट में बन गए तुम्हारे ये। एक एक लाइन के, एक एक, जिसने फॉर्मूला भी नहीं पढ़, जिसने, मैं बता रही हूँ, जिसने मेरी क्लास के अलावा एक सवाल भी नहीं लगाया होगा बट क्लास में बैठ के वो पढ़ा होगा ना, वो सारे क्वेश्चंस करके आया होगा। बताओ ईएम वेव्स की बात रही तो बेटा ईएम वेव्स की मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग से शेयर करूंगी। आप रिकॉर्डिंग से कर लेना। दूसरी क्लास में तो हो गया था, एक दिन का लेक्चर है बस, एक दिन का, कुछ नहीं है। ठीक है, Yes, ma'am. अपने डाउट बताओ। अब किसी को कुछ डाउट है तो इस टॉपिक में पूछ लो। एनीवन डाउट पूछ लो भाई। हाँ
जो डाउट था आपने करा दिया क्वेश्चन। हटा दिया। हो गया ना डाउट? अब तो किसी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? एक बार बता दो। हाँ, No, ma'am. तो अभी हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? अब अगली क्लास में जब मिलोगे तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। कौन सा? Ray optics. हाँ, ray optics। ठीक है। यस मैम। अब 15 मिनट हमारे पास समय है, हम ईएम वेव्स का ही पढ़ लेते हैं। तुम्हारी ईएम वेव्स कंप्लीट भी हो जाएगी। आधे घंटे एक्सटेंड, 15 मिनट एक्सटेंड भी कर देंगे। ईएम वेव्स बहुत इजी टॉपिक है। ईएम वेव्स में हम ये गिने चुने टॉपिक पढ़ेंगे। पहला तो डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद बस स्पेक्ट्रम पे आ जाएंगे। ये जो एनर्जी डेंसिटी वाला पोर्शन है ये नहीं पढ़ेंगे। तो Yes, ma'am. सबसे पहले बात होती है कि ईएम वेव्स होता क्या है। तो बेटा ईएम वेव्स अभी तक तुमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट होता है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट होता है? जब चार्ज रेस्ट पे होगा। मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होगा? जब चार्ज मोशन में होगा या करंट कैरिंग वायर होगी कोई, है ना। यस मैम। यहाँ पर तुम्हारे पास ईएम वेव कब जनरेट होती है? ये है ईएम वेव्स। ईएम वेव्स कब बनती है? जब चार्ज क्या करता है? एक्सिलरेट। या तो एक्सिलरेट करे या चार्ज ऑसिलेट करे, एक ही बात है। तो जब भी चार्ज एक्सिलरेट करेगा तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी? ईएम वेव्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, यही टॉपिक है ईएम वेव्स का। अब देखो ईएम वेव्स आई कहां से? ये टॉपिक बना बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट से। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट Yes, ma'am. करंट कैसे आया? कि मतलब हमारे पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है। अब इस कैपेसिटर को मैंने अपनी एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है डीसी वोल्टेज से। डीसी वोल्टेज का पोटेंशियल हम मान लेते हैं, इस बैटरी का पोटेंशियल V है। ये करंट I है। बेटा क्या इस कैपेसिटर में I करंट एकदम से कंप्लीट हो जाएगा? आई तो यहाँ पर कैसे फ्लो, आरसी सर्किट में पढ़ा था ना कि आई एकदम से पूरा नहीं जाएगा। कैसे करंट आई क्या करेगा? धीरे धीरे बढ़ेगा सर्किट में, है ना भाई। कितना कैसे बढ़ेगा? आई इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। इस तरीके से करंट बढ़ेगा ना सर्किट में। तो यानी तुम्हारा जो करंट है ये टाइम के साथ क्या कर रहा है? वेरी। भाई करंट टाइम के साथ वेरिएबल है, क्योंकि इस कैपेसिटर में करंट एकदम से मैक्सिमम नहीं होगा, धीरे धीरे चार्ज स्टेबल होगा। पहले कुछ चार्ज होगा, कुछ चार्ज होगा, फिर चार्ज फाइनली जाके कैपिटल क्यू चार्ज स्टोर हो जाएगा। यही होता है ना कैपेसिटर में। हाँ, कैपेसिटर में इनिशियली चार्ज 0 होता है, वो धीरे धीरे बैटरी चार्ज फ्लो कराती है ना, जब जाके कैपेसिटर चार्ज होता है। तो कुछ तो टाइम लगता होगा कैपेसिटर को चार्ज होने में। वो कैसे लगेगा? इतना चार्ज लगेगा कि भाई सर्किट का जो करंट है इस रेट से तुम्हारे कैपेसिटर में इंक्रीज होता है। मेरी बात सुनो, पुराना नहीं पढ़ के आओगे ना तो क्लास में ऐसे ही बैठे रहोगे कि मैडम पढ़ा क्या रही है। ठीक है, कैपेसिटर में करंट बेटा एकदम से नहीं बढ़ता, ना चार्ज एकदम से फ्लो होता, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, अब मान लो मैं इस जहां पर हमारा करंट फ्लो कर रहा है, मुझे ये बताओ क्या इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा? भाई मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि करंट कैरिंग वायर है। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, राइट। अब देखो ये कैपेसिटर के बीचों बीच देखो, मान लो यहाँ पर कुछ करंट Q है, यहाँ माइनस Q चार्ज है। देयर इज चार्ज Q एंड माइनस Q ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में बात करते हैं बेटा।
क्या इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में तुम्हें कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा क्या? कैपेसिटर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा क्या? हाँ, कैपेसिटर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा क्या? देखो मैग्नेटिक फील्ड कब मिलता है? जब चार्ज मोशन में हो या फिर करंट हो, है ना। बट कैपेसिटर के बीच में तो इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है। ना तो हमारे पास कोई कंडक्शन करंट है, ना हमारे पास कोई भी चार्ज है जो मूव कर रहा है। लेकिन हमें क्या पाया गया, जब हमने इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हमने क्या रखा, कंपस रखा या फिर निडल रखी, तो क्या हुआ, वो जो मैग्नेटिक निडल है वो क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। और उसका डिफ्लेक्शन क्या दिखा रहा है कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। क्या पता चला, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कैसे करेगा? वो इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, चार्ज Q की वैल्यू, Q कैसे किस रेट से बढ़ रहा है, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ। भाई चार्ज इस रेट से बढ़ रहा है, तो बेटा तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिख सकते हो, चार्ज अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अगर चार्ज टाइम की टर्म्स में बढ़ रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है? देखो मैं इस वैल्यू को यहाँ पर उठा के रख देती हूँ, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज हो रही है ना कैपेसिटर के बीच में, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। क्यू की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया बस, क्यू में क्यू टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्यू अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो तुम्हारे कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी समय के साथ चेंज हो रहा होगा, जिससे ये पता चला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे सकती है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म दे सकती है। तो कैसे आया ये मैग्नेटिक फील्ड, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ, हेलो, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ, यस मैम। क्या चेंज हो रहा है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। विद टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चेंज हो रहा है, कोई बताएगा कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चेंज हो रहा है? अभी तो बताया। तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए चेंज हो रहा है बेटा क्योंकि चार्ज चेंज हो रहा है समय के साथ। चार्ज समय के साथ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी समय के साथ बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर समय के साथ बढ़ रही होगी तो मुझे बताओ क्या फ्लक्स चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होती है भाई, वो E डॉट ए के बराबर होगी, है ना। यस। अगर मैं यहाँ से मैं तुमसे कहूंगी बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज निकालो टाइम के साथ, तो तुम कह दोगे मैम एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, बट हमारे पास क्या चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है ना चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम, तो इसका मतलब क्या पता चला कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लो, एक ही तो बात है। तो दोनों चेंज होने की वजह से हमारे टाइम के साथ हमारा एक क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब बात आई कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसके बीच में, तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता था, बताओ एम्पियर्स लॉ क्या कहता है। एम्पियर्स लॉ कहता है कि अगर तुम्हें B डॉट DL इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई। यही होता है कि अगर आपको जिस भी पॉइंट पे करंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, आप एक एम्पियर लूप ड्रॉ कर दो और उसके अंदर जितना भी करंट इनक्लोज्ड है वो लिख दो। तो देखो बेटा अगर मैं कैपेसिटर के बीच में एक एम्पियर लूप बनाती हूँ, क्या इसने करंट इनक्लोज कर रखा है, नो मैम, नहीं है ना करंट, हाँ कोई करंट ही नहीं है। अगर मैं एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग देखूं तो आई इनक्लोज्ड 0 है, तो आई इनक्लोज 0 है, तो इसकी वजह से मेरी इस फर्स्ट इक्वेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी 0 आनी चाहिए। बट ऐसा तो ट्रू नहीं है। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट करने पे तो कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, लेकिन एम्पियर के लॉ ने गलत कर दिया। वो तो उसके लॉ के अकॉर्डिंग तो अगर करंट नहीं है तो फील्ड भी नहीं है,
तो यहाँ पर एक करेक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। हम कह देते हैं कि यहाँ पर लेट कर लो, कैपेसिटर के बीच में एक करंट है जिसे क्या नाम दे दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो डिस्प्लेसमेंट करंट कब जनरेट होता है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट जब आएगा जब क्या चेंज होगी समय के साथ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर आया, d5e/dt इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट d5e/dt। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का एक सिंपल सा ये फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कब आता है, ये भी याद रखना, जब क्या हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या आता है बताओ, इंड्यूस्ड करंट, है ना, पढ़ा है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, भाई अभी तो पढ़ के आए हो पूरा EMI। यस मैम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हमारा d5v/dt, अरे देखो राइटिंग देखो कैसी है, क्या पढ़ के आए हो कि हमारे पास EMF इंड्यूस होगा जो किसके बराबर होगा, माइनस d5v/dt। एक ही बात है, माइनस इधर लगा दो या उधर लगा दो। जब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो EMF जनरेट होगा। और यहाँ इसने क्या किया है कि जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा समय के साथ तो कौन सा करंट बनेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है। बताओ इतना क्लियर है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है बेटा फैराडेज लॉ में करेक्शन, जिसे हम बोलते हैं मॉडिफाइड मैक्सवेल एंड एम्पियर्स लॉ, ठीक है। मॉडिफाइड मैक्सवेल एंड एम्पियर्स लॉ क्या हुआ भाई, एम्पियर्स लॉ ने बोला कि B.dl किसके बराबर है, म्यू नॉट I के। अब अकॉर्डिंग टू द, अभी हमारा जो अभी सिनेरियो चल रहा था उसके अकॉर्डिंग तो हमारा एम्पियर्स लॉ गलत साबित हो गया। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि गलत साबित नहीं करते, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर दो, जो तुमने ये I इनक्लोज लिख रखा है ना, यहाँ पर ऐड कर दो कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट और लिख दो, फिर क्या बन जाएगी इक्वेशन, म्यू नॉट I इनक्लोज एज इट इज। अब तुम्हारा ID यानी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या निकाला था भाई, एप्सिलॉन नॉट d5e/dt, ठीक है। तो ID की वैल्यू रख दी यहाँ पे, सही है। यस मैम। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। लो ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। उसके बाद देखो बेटा मैक्सवेल की आती है 4 इक्वेशन। ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन पढ़ो, क्या पहली इक्वेशन कौन सा लॉ है, फर्स्ट इक्वेशन कौन सा लॉ है, गॉस लॉ। हाँ, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो तुम तक अब तक पढ़ के आए हो वही चीज यहाँ पे इसने लिख दी, ये बना दिया इसने गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी, है ना पहला। सेकंड देखो ये कौन सा गॉस लॉ है, मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिज्म। क्योंकि मैग्नेटिज्म में तुम्हारी फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, क्लोज लूप होने की वजह से ये क्या बन जाता है, 0, ठीक है। फिर E.dl इक्वल्स टू d5b/dt, ये कौन सा लॉ है, फैराडेज लॉ। अभी आएंगे इस पे कैसे आया फैराडेज लॉ, कैसे बना भाई ये फैराडेज लॉ। हाँ, फैराडेज लॉ में अभी तुमने पढ़ा था EMF इंड्यूस किसके बराबर आता है, माइनस d5b/dt, यही था, EMF इंड्यूस इक्वल्स टू d5b/dt। और क्या पाया गया कि अब देखो अभी तुमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से, d5e/dt के चेंज होने से क्या जनरेट हुई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। तो और क्या होगा, इसका रिवर्स भी होगा कि d5b यानी जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF तो बनेगी बनेगी, और क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, ठीक है। क्या कह रहे हो, मतलब एक दूसरे का चेंज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना क्या बना देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये बहुत
देखो सोचने वाली बात है, अगर टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से तुम्हारा ईएमएफ बन जाएगा, करंट बन जाएगा। भाई वो अगर करंट बनेगा तो वो करंट अपना खुद का और क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड। यस मैम। तुम निकालते आ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड करेगा, तो ये वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी यहाँ पे ये डी फाई बाई डी टी ईएमएफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई मैम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, तो ई डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई बी बाई डी टी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी वाली है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि इंड्यूस्ड करंट के वजह से बनेगी। सही है, यस मैम। उसके चेंज होने की वजह यस से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से। फोर्थ वाला कौन सा है, अभी पढ़ा है, एम्पियर्स लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ये चारों हमें पता होने चाहिए कि इन मैक्सवेल की ये चार इक्वेशन। ठीक है, बस इसके बाद तो थोड़ा सा बच गया है, मैं बाकी तुम्हें वो शेयर कर दूंगी पीपीटी, आप एक बार उसमें से पढ़ लेना। ये डिस्प्लेसमेंट करंट इंपॉर्टेंट था, समझाना वो मैंने समझा। ठीक है बेटा, यस मैम। चलो, यस मैम। so see you everyone in the next class। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, बाय एवरीवन। बाय मैम। Bye, ma'am. थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम।
हेलो हेलो, क्या भाई क्लास खत्म हो गई क्या?